Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. So let's start with The Hindu newspaper analysis for 28th of November. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. So let's start with the discussion. The first topic that we have to discuss is about जैतापुर nuclear power plant. Now, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में 2016 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए. दैट इज एट अ प्लेस कॉल्ड एस माधवन विलेज इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. ठीक है, और इसका नेम रखा गया था जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट. नाउ ये एक एमओयू टाइप साइन हुआ था जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में किया गया था, जिसमें टोटल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने थे. ठीक है, नाउ इंडिया की तरफ से ये साइन जो किया था ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारी बॉडी है एनपीसीआईएल उसने किया था. और फ्रांस की तरफ से देयर वाज अ बॉडी कॉल्ड एस इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस, जो कि फ्रांस की पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करती है, उसने साइन किया था. टोटल 9900 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है ये, जो कि इंडिया ने साइन किया था फ्रांस के साथ में. नाउ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बिकम द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो कि पूरे वर्ल्ड में होगा कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग के हिसाब से, मतलब कितना टोटल पावर ये प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट बन जाएगा. टोटल इसके अंदर 6 ईपीआर हैं. ईपीआर का मतलब होता है यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स. नाउ हर एक ईपीआर जो होता है इट इज़ ऑफ 1650 मेगावाट ईच, मतलब एक ईपीआर एक जो रिएक्टर है ये 1650 मेगावाट का पावर जनरेट कर सकता है. नाउ इस प्रोजेक्ट के साथ साथ फ्रांस जो है हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट्स, एंड इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल भी प्रोवाइड करेगा फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्लांट. ठीक है, ओके. ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन, जहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 यहाँ पर ईपीआर रिएक्टर्स बनाने की बात की गई थी, और इसको फ्रांस बना रहा है. ठीक है, 2016 में साइन हुआ था, बट अभी तक ये डिले में ही फंसा हुआ है, अभी तक ये स्टार्ट भी नहीं हो पाया है. नाउ ईपीआर की बात करें जो यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल चेक करें तो ये एक थर्ड जनरेशन का प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है जो कि अराउंड 1650 मेगावाट ऑफ पावर प्लांट हर एक, मतलब एक जो ईपीआर होगा वो 1650 का पावर प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, नाउ जितने भी पहले इससे पहले जितने भी मॉडल्स थे उन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यही प्रोड्यूस करता है. अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें इट कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी अप टू 1.5 मिलियन पीपल, और इतने ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बावजूद ये 17% लेस फ्यूल यूज़ करता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन्स. इससे पहले जितने भी थे उनसे कम फ्यूल यूज़ करता है और बहुत ही कम रेडियो एक्टिव वेस्ट को रिलीज करता है. ठीक है, सो कंपैरेटिवली ईपीआर मॉडल जो है काफ़ी अच्छा होता है. बट इसकी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो इसका जो कॉस्ट है वो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि सोलर, विंड. यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जितना सोलर या विंड को जितना पैसा लगता है, जितना कॉस्ट लगता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा ईपीआर रिएक्टर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में लगता है. नहीं, देखिए, इन जनरल भी देखिए तो न्यूक्लियर पावर को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्राइसेस लगातार मतलब इंक्रीज होती जा रही है. और इसके अलावा जितने भी बाकी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जैसे कि सोलर, विंड, इन सब के लगातार प्राइसेस कम होते जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज जो सोलर, विंड है इन सब की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है. डिमांड बढ़ रही है और साथ ही साथ क्या हुआ, इसका सप्लाई बढ़ता जा रहा है. मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो सोलर और विंड से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर आई हैं. इसके कारण इनका प्राइस लगातार कम होता जा रहा है. और कंपैरेटिवली न्यूक्लियर से, मतलब जो न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है. नाउ इस और पहले ही न्यूक्लियर से इतना ज़्यादा है, और उसके बावजूद ईपीआर जो रिएक्टर है वो और ज़्यादा उसमें फंडिंग में और ज़्यादा क्रंचेस क्रिएट कर देता है, मतलब और ज़्यादा महंगा हो जाता है. नाउ अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें जो ईपीआर रिएक्टर्स हैं दे हैव एक्सपीरियंस डिलेज, मतलब जहाँ पर भी ईपीआर रिएक्टर्स को लगाया गया है वहाँ पर काफ़ी डिलेज हुए हैं और उनका कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो गया है. और इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो लॉक्ड कंज्यूमर्स इनटू अ रिस्की एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट विद अनसर्टन स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं. इकोनॉमिक लेवल पर इसके बेनिफिट्स बहुत कम है. ऑल्दो ये फ्यूल बहुत कम प्रोवाइड कर रहा है, प्लस बहुत कम ले रहा है, प्लस रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट के हिसाब से बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं हो रहा है. अगर इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की बात करें ये लगातार बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू द डिमांड. मतलब देखिए, एक मार्केट जो है डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, तो जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सप्लाई बढ़ती है. बट यहाँ पर देखा गया है कि डिमांड नॉर्मली है, जितनी डिमांड थी उतनी ही है, बट सप्लाई लगातार इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती जा रही है. ऐसा क्यों है? बिकॉज बहुत सारे न्यू कंपनीज एंड बहुत सारे न्यू ऐसे टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में और पावर सेक्टर में बहुत आगे निकल गए हैं. उसके कारण हम बहुत फास्ट और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पावर को जनरेट तो कर पा रहे हैं, बट अभी तक हमारे इंडिया में उतनी उसकी डिमांड नहीं है. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है इंडिया के अंदर जो पावर जनरेटिंग जो कैपेसिटी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बट उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है लगातार.
ठीक है। अब देखिए, इन एडिशन टू द हाई कॉस्ट तो प्रोवाइड करता है ईपीआर, जो रिएक्टर है वो हाई कॉस्ट तो देता ही है। इसके अलावा इसमें सेफ्टी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली जो रिएक्टर का डिज़ाइन है और जो रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन है उसके कारण की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें एक प्रॉब्लम जो है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज अबाउट इट्स प्रेशर वेसल। जो ईपीआर का जो प्रेशर कंज्यूम करने का जो वेसल है जिसके अंदर वो रेडियो एक्टिव वेस्ट रखा जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रेशर वेसल जो होता है ना, ये एक बैरियर होता है जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल को बाहर नहीं निकलने देता है। देखिए, अभी अभी हमने जस्ट देखा कि ये पर्टिकुलर जो ईपीआर रिएक्टर होता है ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम निकालता है। लेकिन प्रॉब्लम इज कि जो इसका प्रेशर वेसल है, मतलब जो रोक के रखना चाहिए, जो बैरियर है, वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है ईपीआर रिएक्टर्स के अंदर। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर सब स्टैंडर्ड वेल्डिंग की गई है। वेल्डिंग मतलब जहाँ पर जब एक पर्टिकुलर पार्ट को सेकंड, मतलब एक मेटालिक पीस को सेकंड मेटालिक पीस से जोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वेल्डिंग। तो इसमें वेल्डिंग के जो स्टैंडर्ड थे वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड थे, मतलब बिल्कुल भी अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं थे, स्पेशली रिएक्टर के पाइप के अंदर। और जहाँ पे हाई कार्बन रहता है रिएक्टर के अंदर, जो स्टील है उसकी वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ इसके कारण क्या होगा, फ्रेंच के बहुत सारे ऐसे सेफ्टी रेगुलेटर जो हैं, जो फ्रेंच के सेफ्टी रेगुलेटर हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पर इसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। नाउ दीज सेफ्टी कंसर्न दे आर फर्दर, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया की जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ है वो ज़्यादा फ्लॉड है, बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। फ्लॉड क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो जो हमारी पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो है ना वो एनपीसीआईएल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है। जितने विक्टिम्स वगैरह होंगे उनको कंपनसेट एनपीसीआईएल करेगा। पॉइंट इज कि देखिए, फॉल्टी मैकेनिज्म ईडीएफ के अंदर है, ईडीएफ के अंदर ही वेल्डिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, प्रेशर वेसल जो है प्रॉपर्ली इसको जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको रोक नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम एक्चुअली ईडीएफ के पास है। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा पे कौन करेगा? एनपीसीआईएल। तो जो हमारा लाइबिलिटी लॉ है ना, जो हम न्यूक्लियर से प्रॉब्लम जो भी हम लॉ बनाते हैं उसी के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉ है, पहले तो हमें उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ऑल्दो देखिए 2016 में ये स्टार्ट मतलब साइन हो चुका था, बट उसके बावजूद अभी तक ये डिले में फंसा हुआ है और अभी तक ये स्टार्ट नहीं हो पाया है। कुछ चांसेस लग रहे हैं कि हाँ ये स्टार्ट हो सकता है, बट अभी भी इसको स्टार्ट होने में टाइम है, मतलब लेट्स सी कब तक ये स्टार्ट होता है। अगर हम इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, देखिए लगातार इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी जो पावर प्लांट्स और लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर ये देखिए जैतापुर यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैतापुर के अलावा सेकंड इज तारापुर जो ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मीठी वर्धा जो है देखिए गुजरात में है और काकरापार भी गुजरात में है। ऐसे करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स हैं जिसके बारे में हमें एटलीस्ट लोकेशन पता होना चाहिए, स्पेशली उनका लोकेशन, ठीक है, प्लस उनका स्टेट, मतलब किस लोकेशन में है प्लस किस स्टेट में है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। अब अभी के लिए हम बस इसका जैतापुर और जो भी महाराष्ट्र में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू टॉक अबाउट हाइची 2। नाउ दिस टर्म हैज़ बीन इन न्यूज़। इंटरपोल ने एक इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया है, उसी का नेम है ये हाइची 2, ठीक है। नाउ ये जो हाइची 2 जो ऑपरेशन था, इट हैज़ लेड टू द अरेस्ट ऑफ 1000 से ज़्यादा इंडिविजुअल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें ये एक साइबर क्राइम से रिलेटेड ये एक ऑपरेशन हुआ है जो कि इंटरपोल ने किया था। नाउ देखिए इसके अंदर कौन कौन से लोग पकड़े गए हैं। ऐसे लोग जो कि रोमांस स्कैम में मतलब पाए गए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स में, ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर या फिर इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर, इन सब तरीकों से जो भी ये सब जो स्कैम्स थे इन सब के अंदर लोग पकड़े गए हैं। और यही जो मतलब मिशन जो इंटरपोल ने स्टार्ट किया था इसका नाम हाइची 2 रखा गया है। नाउ इसके अंदर एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज रोमांस स्कैम्स। नाउ समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली रोमांस स्कैम होता क्या है। देखिए, रोमांस स्कैम कोई भी एक ऐसा तरीका है जिसमें क्रिमिनल जो है एक फेक ऑनलाइन आईडी लेता है और ऑनलाइन तरीके से वो किसी एक विक्टिम से मिलता है, ठीक है, और उसका अफेक्शन एंड ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करता है। अब जब उस पर्टिकुलर पर्सन का पूरी तरीके से वो ट्रस्ट एंड अफेक्शन गेन कर जाता है, उसके बाद वो जो मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको उसको बोलता है कि आप मतलब इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, या फिर किसी भी तरीके से उससे पैसे लेता है, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करता है और उससे पैसा लेके या तो भाग जाता है या फिर किसी तरीके से उसको धोखा देता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रोमांस स्कैम। इसके अलावा बाकी नॉर्मल है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है ऑनलाइन से, और ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है। इन सबको रोकने के लिए इंटरपोल ने ये मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। नाउ इसमें टोटल 20 कंट्रीज थे इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस हाइची 2, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नाउ इंटरपोल आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ एक नया ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म को स्टार्ट किया गया था कि जिससे कि कोई भी अगर इलिसिट फंड है, मतलब कोई भी इलीगल फंड है, उसको कोई भी अगर फंडिंग की जा रही है उसको रोकने का एक सिंपल तरीका इंटरपोल ने बनाया है जिसका नेम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल किसने बनाया है, तो इट हैज़ बीन बिल्ट बाय इंटरपोल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ इसके अलावा अभी रिसेंट जो हाइची 2 हुआ है, इसके अंदर 2300 से ज़्यादा यानी कि 2000 से ज़्यादा ऐसे बैंक अकाउंट्स थे जिनको रिसेंटली लिंक कर दिया गया है कि ये इलीगल प्रोसीड्स के पैसे इसके अंदर आते हैं, और $27 मिलियन से ज़्यादा पैसे जो हैं इसके अंदर ऑलरेडी जब्त किए गए हैं। तो आपको हाइची 2 के बारे में पता होना चाहिए। ये किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम इंटरपोल के बारे में बात करें, देखिए इंटरपोल जो काम करता है वो नोटिसेस के थ्रू काम करता है, मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिसेस रिलीज करता है। उसके कारण ही जो कोई भी क्रिमिनल्स है या फिर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो नोटिस रिलीज करता है कि हमने अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर टाइप एक कलर की नोटिस जब रिलीज होती है तो उसके हिसाब से उसके इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली जाती है। नाउ फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज रेड नोटिस। इसका मतलब होता है कोई भी अगर वांटेड पर्सन है, टेररिस्ट है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी अगर लोकेशन जाननी है, ठीक है, लोकेशन और इसे अरेस्ट करना है, तो उसके लिए इंटरपोल हमेशा रेड नोटिस रिलीज करता है। उसके अलावा होता है ब्लू नोटिस। नाउ ब्लू नोटिस का मेन काम होता है टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्सनल आइडेंटिटी। मतलब मान लीजिए किसी पर्सन के बारे में एक पर्टिकुलर चीज़ें पता है, इतना इन्फॉर्मेशन है, बट उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानना है तो इंटरपोल वहाँ पे ब्लू नोटिस रिलीज करता है। नाउ ग्रीन नोटिस तब रिलीज करता है जब वो वार्निंग दे रहा हो या फिर इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा हो किसी पर्सन के बारे में, जो कि हो सकता है कि आगे जाकर जिसने मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, हो सकता है कि आगे जाकर किसी और कंट्री में वो सेम उसी ऑफेंस को दोबारा करने वाले हो। ठीक है, सो किसी पर्सन से बचने के लिए मतलब एक इंटेलिजेंस शेयर करता है तो उसके लिए वो ग्रीन नोटिस इशू करता है। इसके अलावा इंटरपोल का एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्पेशल नोटिस होता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टारगेट पे है या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो भी इंटरपोल नोटिस करता है, इशू करता है, उसे कहते हैं इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। इसके अलावा देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज येलो नोटिस। येलो नोटिस के अंदर कोई भी पर्सन अगर मिसिंग हो जाए, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल फेम का हो, अगर वो मिसिंग हो जाए और अगर ये केस इंटरपोल के पास आता है तो उसको ढूंढने के लिए जो नोटिस इशू करती है इंटरपोल, दैट इज कॉल्ड एज येलो नोटिस। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जो कि खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, उसको भी अगर उसका भी केस इंटरपोल के पास आएगा तो उसको ढूंढने के लिए वो येलो नोटिस निकालती है। नाउ देयर इज कॉल्ड एज ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस का मतलब होता है टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अनआइडेंटिफाइड है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी डेड बॉडी मिली है इंटरनेशनल एरेना में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो ब्लैक नोटिस रिलीज करता है। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक नोटिस आपको यहाँ पर एफएटीएफ के साथ कनेक्ट कर मतलब कंफ्यूज किया जा सकता है कि एफएटीएफ के पास एक ब्लैक लिस्ट होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो ब्लैक लिस्ट होता है और ब्लैक नोटिस के अंदर क्या डिफरेंस है, और ब्लैक लिस्ट जो है एफएटीएफ निकालता है, बट जो ब्लैक नोटिस है वो इंटरपोल निकालता है। इसके अलावा देयर इज थिंग कॉल्ड एज ऑरेंज नोटिस। यहाँ पर किसी भी इवेंट के बारे में जब वार्निंग देनी होती है इंटरपोल को, तो वहाँ पर वो ऑरेंज नोटिस मतलब इशू करता है, जहाँ पर कोई भी थ्रेट अगर आ सकता है, जो कि आगे जाकर बढ़ सकता है, उस थ्रेट के बारे में अगर किसी को भी कोई भी वार्निंग वगैरह प्रोवाइड करनी हो तो ऑरेंज नोटिस के थ्रू वार्निंग प्रोवाइड किया जा सकता है। नाउ द लास्ट वन इज कॉल्ड एज पर्पल नोटिस। नाउ इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन या तो प्रोवाइड करनी है इंटरपोल को, मतलब इंटरपोल अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मतलब जानना चाहता है ऑन अ मेथड यूज बाय क्रिमिनल्स, मतलब कोई भी अगर पर्टिकुलर क्रिमिनल है, कोई या फिर कोई भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पर्टिकुलर मेथड को यूज करके या फ्रॉड करता है, तो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, उस मेथड के बारे में अगर इंटरपोल को मालूम चलता है तो या तो वो इस पर्टिकुलर मेथड को लोगों के साथ शेयर करना चाहता है या फिर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो दोनों ही केसेस में वो पर्पल नोटिस को रिलीज करेगा। ठीक है, आई होप आपको इंटरपोल के नोटिस सारे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट अ मालवेयर। ये स्क्विड गेम आप जानते होंगे इसके बारे में। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक रिसेंट सीरीज आया है स्क्विड गेम। नाउ इट हैज़ बीन वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो इसी के नाम पे एक मालवेयर स्टार्ट हुआ है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे पाया गया था और ये एंड्रॉयड फ़ोन पे डायरेक्टली उसको डायरेक्टली इन्फेक्ट कर रहा है। नाउ पॉइंट इज, ऐसा माना जाता है कि ये पर्टिकुलर मालवेयर जो है वो यूज़र डेटा का मतलब वो यूज़र डेटा को डायरेक्टली स्टील करता है। ठीक है, सो ये एक ऐप है, ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर स्टार्टिंग में मतलब जो उसका थीम पेज है उसके ऊपर स्क्विड गेम के थीम के वॉलपेपर्स बने हुए हैं, और अभी तो रिसेंटली इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है प्ले स्टोर से, बट फिर भी आपको इस बारे में ध्यान रखना जरूरी है। नाउ देयर इज अ साइबर क्राइम एक ग्रुप है जिसका नाम है TA575। ये इसने बहुत सारे ईमेल्स बहुत सारे लोगों को भेजे हैं, स्पेशली इन यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये ज़्यादा पाया गया है, जहाँ पर बहुत सारे ईमेल्स लोगों को मिले हैं जहाँ पे लोगों को ये अर्ज किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है टू डाउनलोड मेलिशियस अटैचमेंट्स, मतलब उसके साथ में कुछ अटैचमेंट्स वगैरह भेजे गए हैं, उसको डाउनलोड करने के लिए बोला गया है, और एक फॉर्म फिल करने को बोला जाता है जिसके अंदर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसमें मांगे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मालवेयर रिसेंटली आया है जिसको स्क्विड गेम के नेम पर या स्क्विड गेम के फेस के साथ उसको मतलब लिंक किया गया है और उसके बेसिस पर ही उसको ठीक है गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का ईमेल लोगों के पास आया हुआ है। यहाँ पर गेट अर्ली एक्सेस टू स्क्विड गेम सीजन 2 नाम का एक एक टाइप का लालच दिया जा रहा है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको स्क्विड गेम का जो नेक्स्ट सीजन है वो जल्दी से दिखाया जाएगा अगर उसके बदले में आपको एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट
मतलब वो करना होगा, ठीक है, फिल आउट करना होगा जैसे हमने बोला, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर उनसे कुछ भी मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनसे मांग लिया जाता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट वल्चर बीज। देखिए बीज, ये बीज वही है जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वही मधुमक्खियाँ, बट इनके आगे वल्चर क्यों लगाया गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं एंड दे आर स्टिंगलेस। स्टिंगलेस मतलब ये काट नहीं सकती हैं, ठीक है। ये बीज की स्पीसीज है जो कि कैरियन फीडिंग बन चुकी है या फिर मीट ईटिंग बन चुकी है। कैरियन, कैरियन का मतलब होता है कोई भी डेड बॉडी, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी जो होती है उसे कैरियन कहते हैं। तो ये ऐसी बीज है, देखिए आप जैसे देख सकते हैं, इट इज फीडिंग ऑन अ डेड बॉडी, तो ये कैरियन फीडिंग हो चुकी है। नाउ दीज बीज दे आर द ओनली बीज इन द वर्ल्ड दैट हैव इवॉल्व्ड टू यूज फूड सोर्सेज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। अगर आप नॉर्मल बीज को देखेंगे, दे नॉर्मली वो प्लांट्स के ऊपर जाते हैं और जो प्लांट के अंदर जो नेक्टर होता है उसको यूज करते हैं एज देयर फूड, ठीक है, नेक्टर को यूज करते हैं एज देयर फूड। बट वल्चर बीज याद रखिएगा, दे आर द ओनली, मतलब देयर इज नो अदर एक्सेप्शन, दे आर द ओनली बीज जो कि नेक्टर को यूज नहीं करते हैं एज फूड सोर्स, बट वो मीट खाते हैं। मतलब मीट खाते हैं मतलब कि कोई फ्लैश खाते हैं। इसके लिए फ्लैश खाने के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा टूथ इवॉल्व किया है, मतलब ओवर टाइम उनके अंदर, उनके माउथ के अंदर एक एक्स्ट्रा टूथ इवॉल्व हुआ है जो कि फ्लैश के अंदर रिसेंटली मतलब इजीली बाइट कर सकता है। इसके अलावा जो उनका गट है और उसके अंदर भी कुछ ऐसे एसिड्स और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आ गए हैं जो कि रिजेंबल करते हैं टू द वल्चर, नॉट दैट ऑफ बीज। देखिए ऑल्दो देखिए देखने में ये बिल्कुल बीज की तरह है, बट इनका जो अगर आप गट देखेंगे, स्पेशली स्टमक देखेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि बिल्कुल वल्चर की तरह है एंड नॉट जस्ट लाइक द बीज। बीज की तरह नहीं है, वल्चर की तरह है, ठीक है ना। टिपिकली जो नॉर्मल बीज होते हैं दे डोंट ईट मीट, वो मीट नहीं खाते हैं, वो पॉलन और नेक्टर ही खाते हैं। बट द वल्चर बीज जो है दे हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू डू सो। इसका मेन रीजन जो माना जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर द नेक्टर। ऑलरेडी बी की इतनी स्पीसीज प्रेजेंट है और बी की इतनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है कि नेक्टर का जो अमाउंट है जो अभी मतलब ऑल ओवर अर्थ प्रेजेंट है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हो सकता है कि उसके कारण ये एक पर्टिकुलर जो बी की स्पीसीज है उसने खुद को इस तरह इवॉल्व कर लिया है कि वो पॉलन या फिर नेक्टर को छोड़कर वो मीट भी खा सकता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा देखिए ह्यूमंस जो होते हैं, हमारे जो गट्स होते हैं, जो हमारा गट है, गट के अंदर हमें लगातार चेंजेस तो रहते हैं, लगातार चेंजेस होते रहते हैं। हम जिस तरीके का मील खाएंगे, जिस तरह का खाना खाएंगे, उसके हिसाब से हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली एसिड प्रोड्यूस करती है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो कुछ अपने पेट के अंदर या फिर अपने स्टमक के अंदर चेंजेस क्रिएट कर देती है। बट जो 20 स्पीसीज हैं उसमें देखा गया है पिछले 80 मिलियन ईयर्स से सिर्फ वही 5 माइक्रोब्स अभी तक प्रेजेंट है जो कि स्टार्टिंग में थे, ठीक है। लेकिन उनका जो रेडिकल चेंज हुआ है फूड चॉइस में, देखिए पहले पहले तो ये लोग भी नेक्टर खाते थे, लेकिन लगातार इन्होंने भी अपने आप को इवॉल्व किया है। इनके अंदर एक दांत जो है जो इवॉल्व हुआ है जिसके कारण उन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया है। इट इज स्टिल फाउंड दैट द वल्चर बी जो है उनका गट बैक्टीरिया है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेजिटेरियन बी। मतलब बी देख रहे, एक बी जो है जो वेजिटेरियन है और एक जो है वो जो मीट ईटिंग है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर दोनों बी हैं दोनों का गट के बैक्टीरिया एटलीस्ट सेम होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो वल्चर बीज के जो गट के बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो मीट ईटिंग बैक्टीरिया हैं उनसे, ठीक है। दे आर टोटली डिफरेंट। नाउ गट बैक्टीरिया कुछ जो है जैसे कि लैक्टोबैसिलस या फिर कार्नोबैक्टीरियम, ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि वल्चर बीज को हेल्प करते हैं। कोई भी ऐसा पैथोजन जो कि वो रॉटिंग मीट जब खाते हैं, देखिए जब कोई कच्चा मीट फ्लैश खाता है तो उसके साथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह भी वो इंटेक करता है अपनी बॉडी के अंदर, राइट। तो उस तरह ही जब बीज जब वैसा जब कच्चा मीट खाती होंगे तो उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे पैथोजन वगैरह जाते होंगे जो डेड एनिमल्स हैं उनसे उनसे फाइट करने के लिए ये बैक्टीरिया जो है वो इनको हेल्प करती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि टॉक्सिन से लड़ने में हेल्प करता है उस रॉटिंग मीट से। अगर कोई आ जाए तो जो रॉटिंग फ्लैश है, मतलब जो कच्चा फ्लैश वो खा रहे हैं उसके कारण अगर कोई टॉक्सिन्स बी की बॉडी में आ जाए तो उससे भी फाइट करने के लिए हेल्प करता है। नाउ ये जो कैरियन फीडिंग बीज हैं दे गैदर द फ्लैश इन एक, देखिए अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनके छोटे छोटे बास्केट्स होते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे बास्केट्स होते हैं इनके पीछे वाले लेग्स में, जहाँ पर ये मीट को कैरी भी कर सकते हैं साथ में, जहाँ पर ये अपने जो बच्चे होते हैं इनके जो कि मतलब इनका वेट कर रहे होते हैं उनके लिए मीट लेकर भी जा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो बाकी बीज हैं वो पॉलन वगैरह को डायरेक्टली सॉलो करते हैं, डायरेक्टली खा लेते हैं, मतलब वो लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हम वल्चर बीज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और देखें तो याद ध्यान रखिएगा ये हनी भी क्रिएट कर सकते हैं, हनी बना सकते हैं फ्रॉम द रॉटन मीट। नॉर्मली जो बीज होते हैं वो पॉलन पे डिपेंडेंट होते हैं, पॉलन पे होते हैं, ठीक है, और पॉलन से मीट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर वल्चर बीज है वो पॉलन तो खाते नहीं है, वो डायरेक्टली मीट खाते हैं और मीट से मतलब क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये बीज जो है पॉलन खाते हैं और पॉलन से हनी बनाते हैं, और ये लोग जो वल्चर बीज जो हैं वो मीट खाते हैं और मीट से डायरेक्टली हनी बनाते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये वल्चर बीज हनी नहीं बनाएंगे, ये भी हनी बनाते हैं, बट इनका ही जो हनी है वो मीट के थ्रू बनता है, ठीक है, और ये भी मतलब बनता है। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये कंसेप्ट है, देखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी जो होती है इट स्टेट्स दैट जो टैक्स ब्रेक्स हैं और बेनिफिट्स हैं जो लार्ज कॉर्पोरेशन को मिलने चाहिए और वेल्थी को ज़्यादा मिलने चाहिए ताकि वो ट्रिकल डाउन हो जाए बाकी सबके लिए। अगर आप देखेंगे, देखिए सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर
कुछ टॉप के लोग होते हैं, कुछ मिडल में होते हैं, देन कम्स लोअर क्लास। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये बोलता है, अगर हम टॉप लेवल पे डेवलपमेंट ज़्यादा करें, टैक लेवल जो टॉप लेवल पे जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, तो ऑटोमेटिकली मतलब नीचे की तरफ डाउन होगा और बाकी सबको भी टैक्स बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। ये बोलता है, ये ट्रिकल डाउन कंसेप्ट जो है ये बोलता है दैट इनकम एंड कैपिटल गेन्स टैक्स ब्रेक्स और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू लार्ज बिजनेस, लार्ज इन्वेस्टर एंड लार्ज एंटरप्रेन्योर्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगा। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में ये बोला गया है कि रेगुलेशन बहुत ही कम होना चाहिए और टैक्स कट्स मिलने चाहिए इनको फॉर दोज इन द हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट्स। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स दो, टैक्स कट्स दो, ताकि इनको कम टैक्स पे करना पड़े। तो जो भी इनके पास पैसा बचेगा वो उसको इन्वेस्टमेंट में यूज़ करेंगे और जो भी इन्वेस्टमेंट में यूज़ करेंगे उस पैसे से जो नीचे हैं उनको भी डेवलपमेंट होगा। अब देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए, बोलता है कि जो बिग कॉर्पोरेशन है उसकी जब इनकम बढ़ेगी या फिर जो रिच पीपल है उनकी जब इनकम बढ़ेगी, जब वो इंक्रीज होगी, देन दे विल स्पेंड मोर। ठीक है, तो वो ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे। अगर वो ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे इकॉनमी के अंदर, और ज़्यादा इकॉनमी लेकर आएंगे तो पुअर पीपल को ज़्यादा जॉब मिलेगी और उनको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इस तरीके से कुछ काम करता है। ठीक है, इसके कारण जब लोगों के पास पैसे आएंगे, जब पुअर लोगों के पास पैसे आएंगे तो उसके कारण डिमांड ग्रो करेगी और इकोनॉमी भी आगे जाकर ग्रो करेगी। बिकॉज डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगा तो जो इंडस्ट्रीज में डिमांड जाएगा और इंडस्ट्री में डिमांड जाएगा तो इंडस्ट्री अपना सप्लाई बढ़ाएगी, सप्लाई बढ़ाएगी तो फिर ये एक साइकिल है जो घूमना स्टार्ट कर देगा और इंडिया की जीडीपी भी इंक्रीज हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है। लेकिन देखिए, अगर इस थ्योरी की बात करें, ये थ्योरी ये बोलता है कि आपको जो टैक्स कट्स देने हैं वो पूरे के पूरे बोर्ड में नहीं देने, मतलब ऐसा रिच प्लस पुअर दोनों को आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं देने हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि टैक्स बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों को देना है। इट सजेस्ट दैट टारगेटेड टैक्स कट्स ऑन रिच पीपल कॉर्पोरेशन वर्क बेटर देन द जनरल टैक्स रिडक्शन। अगर आप ओवरऑल सबके ही टैक्स कम कर दोगे तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, बट अगर आप सिर्फ रिच लोगों के ही टैक्सेस कम करोगे तो वो ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर होगा। ऐसा इस कंसेप्ट का कहना है। तो आपको बस इस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या है। नाउ अगर हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें, देखिए, अगर रिच पीपल जो हैं, जो सोसाइटी में टॉप पे हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनको अगर टैक्स कम देना पड़ेगा तो उनकी क्या होगा, वेल्थ इंक्रीज होगी। वेल्थ इंक्रीज होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, उन पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा। जॉब से क्या होगा, जो ऐसे वर्कर जिनके पास स्किल्स नहीं है, लो स्किल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए, जो रिच पीपल हैं अगर वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पैसे मतलब उनके पास होंगे तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, बिकॉज वो मतलब अपने लिए अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो क्या होगा, उससे डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड क्रिएट होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, पूरे के पूरे मार्केट के अंदर। इसके अलावा देखिए, ये वाला जो हमने कंसेप्ट देखा था कि रिच पीपल जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा जॉब होगी। ज़्यादा जॉब होगी तो क्या होगा, उसके बदले में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उससे उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ज़्यादा जॉब देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो उसके बदले में उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो उससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो यही कंसेप्ट है जो कि कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, जो बोलते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा हमेशा लोअर से स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे पहले हमें जो सबसे नीचे वाली कम्युनिटी है, जो सबसे गरीब कम्युनिटी है, सबसे पहले उनको डेवलप करना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें ऊपर उठना है। राइट, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ आज के क्वेश्चंस को, आज के टॉपिक्स को हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। इसके आंसर आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में दे सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रांस जो है कोलैबोरेट कर रहा है विद इंडिया ऑन जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। ठीक है, सेकंड इज जो ईपीआर रिएक्टर्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट रिएक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। Third is Haichi 2 has been conducted by Interpol to catch some of the international terrorists. Fourth is Yellow Notice of Interpol seeks to get information on unidentified bodies. Next is vulture bees. They are mainly found in temperate areas of the world. Next is vulture bees cannot make honey due to non-intake of nectar in food. And the last question is trickle down effect जो है, it talks about giving tax benefits to rich people for development. ठीक है, आपको इसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसके आंसर आपको कल के वीडियो के एंड में बताएंगे। जैसे कि जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कल का, दैट वाज कि प्रेजेंट पीसीआर टेस्ट जो है इट इज अनेबल टू शो द ओमिक्रॉन वेरिएंट। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। हमने कल इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो रिसेंटली भी साउथ अफ्रीका के अंदर देखा गया है, इसमें अच्छी चीज़ यही है कि जो अभी तक हमारे जो टेस्टिंग चल रही थी, पीसीआर टेस्ट जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, वो अभी भी इसको पकड़ ले रहा है। ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को पकड़ ले रहा है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड इज जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, इट इज ऑल्सो कंसल्टेड बिफोर चेंजिंग द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। यानी कि किस इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कब रिज्यूम करना है, कब बंद करना है, क्या इसके लिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का आपको राय लेनी जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उसी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पैंडेमिक डिक्लेयर किया था और इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया गया था। तो फिर से रिज्यूम करने के लिए आपको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से जरूर ही कंसल्ट करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन वॉज कि चर्च इज अ बसिलिका विच हैज बीन गिवन सर्टन प्रिविलेजेस बाय द पोप। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज
अ चर्च इज नॉट अ बसिलिका बट अ बसिलिका इज अ चर्च, ठीक है। एक बसिलिका एक ऐसा चर्च होता है जिसको कुछ सर्टन ऐसे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो पोप देते हैं। चर्च कभी भी बसिलिका नहीं हो सकता, एक बसिलिका ही एक चर्च हो सकता है। फोर्थ इज वेलनकनी इज लोकेटेड इन द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। हमने कल देखा था अगर ये यहाँ पर है, ये दिस इज तमिलनाडु, तो ये बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है वेलनकनी, ठीक है, नागापट्टनम के जस्ट बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमपीआई इंडेक्स इन इंडिया इज रिलीज ईयरली बाय नीति आयोग सिंस 2015। जी नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है, हमने कल देखा था। ये फर्स्ट अभी रिपोर्ट निकला है जो कि नीति आयोग ने निकाला है, अभी तक कोई भी ऐसा एमपीआई इंडेक्स नीति आयोग ने अब तक नहीं निकाला था। इसके अलावा आइडियल जो टीएफआर है इंडिया का, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है फॉर इंडिया, इट इज हायर देन द ग्लोबल आइडियल टीएफआर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो 2.1 जो है वो आइडियल होता है, बट इंडिया के अंदर इट इज 2.15 से लेकर 2.2 तक का आइडियल है। सो दिस इज कंपैरेटिवली हायर देन द वर्ल्ड। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।